नमस्कार, मैं शुभमिता बिस्वास। आईडीटीवी हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर वाई लाल, जो पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। ये रिम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर थे। फिलहाल नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आज के एपिसोड में वो हमें बताएंगे कि त्वचा और बालों का ध्यान कैसे रखें। तो इस शो को आगे बढ़ाते हैं और आईडीटीवी हेल्थ का तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। डॉक्टर वाई लाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं रिक्स से पढ़ाई लिखाई किया है, फिर मैं कई जगहों पर पोस्टेड रहा हूँ, जैसे पीएमसीएच पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज, रांची मेडिकल कॉलेज। एक लंबी श्रृंखला रही है स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप का, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल तो मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ एज ए प्रोफेसर एंड एचओडी नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, दर्शकों के मन में त्वचा और बालों को लेकर काफ़ी सारे सवाल रहते हैं। उन्हीं सब सवालों को मैं आपके समक्ष रखूंगी। मेरा पहला प्रश्न है कि हेल्दी स्किन की पहचान क्या होती है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है और उसी तरह से स्वस्थ शरीर में त्वचा भी स्वस्थ होती है। तो स्वस्थ त्वचा के लिए सबसे ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखना। और पहचानने का जहाँ तक सवाल है, तो त्वचा या स्किन नॉर्मल रूप से फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, प्लम्पी होती है और इसको आप दो उंगलियों के बीच में पकड़ के उठा सकते हो। बहुत ड्राई नहीं होता है, कागज़ की तरह। इस पर सीबम का तेल का हल्का सा एक लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है हमारे। इसका काम है ज़रूरी वस्तुओं को, जैसे पानी को या इस तरह को, शरीर से बाहर नहीं निकलने देना और बाहर की गंदगियों को, हानिकारक वस्तुओं को, यूवी रेज वगैरह को रोकना। तो ये सारे स्वस्थ त्वचा की निशानी है। यह डैमेज होने पर अपने आप को रिपेयर कर सकती है और शरीर को, ये त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो इस हिसाब से इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और इसकी काम ही है कि शरीर को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना हर एक परिस्थिति में। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे कि डैंड्रफ क्यों होता है? जी, डैंड्रफ इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट स्किन एलिमेंट्स, जिसके लिए पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, आउटडोर में आते हैं या क्लिनिक में आते हैं। तो डैंड्रफ है कि आपके सर में स्केल्स छोटे छोटे बन जाते हैं, सर के स्किन का पार्ट होता है वो, और वो निकलते हैं, बाल चीरते हैं। हम लोग ऐसे भी ऐड वगैरह में भी देखा होगा कि बाल से गिर रहा है कपड़ों पर, इस तरह को। तो आपका प्रश्न है कि डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ का एक स्किन का स्वभाव है कि वो नॉर्मल रूप से चेंज करते रहता है, अपना बदलते रहता है, नए नए सेल आते हैं। तो ये जब ज़्यादा हो जाता है तो स्केल्स के रूप में बाहर आते हैं, जो उसको डैंड्रफ कहते हैं। दूसरा कि स्किन में स्कैल्प के एक इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, मेलेसीजिया ग्लोबोसा या फरफर जो कहते हैं। तो ये उसके सीबम को तोड़ के फैटी एसिड्स और इसमें बदल देता है और वो प्रोडक्शन शुरू कर देता है, स्किन के ज़्यादा बढ़ा देता है, उसके कारण स्केल्स आपको आते हैं। तीसरा कि गंदगी के कारण सफाई कम नहीं हो रही। चौथा, एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गया हो या जाड़े के दिनों में। पांचवा, आपका स्किन डैमेज हो गया हो, बहुत ज़्यादा धूप में रहे हैं, कोई हार्श केमिकल यूज कर लिया है, कोई दवा वैसे कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से डैंड्रफ हो सकता है। जी जी बिल्कुल। दर्शकों को हमारे डैंड्रफ रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए हैं। आज बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे कि बाल झड़ने की समस्या क्यों होती है, इसका इलाज क्या है? बाल झड़ने की जहाँ तक बात है, तो ये तो नॉर्मल है कि किसी को पसंद नहीं आएगा कि उसके बाल झड़े, पहली बात। दूसरी बात कि किताबों में, पुस्तकों में जैसा लिखा हुआ है, 50 से 100 बाल प्रतिदिन आपके गिर सकते हैं नॉर्मल वे में। क्या है कि हमारे स्कैल्प पर लगभग 1 लाख बाल होते हैं, लेकिन 100 बाल बोलिएगा तो पेशेंट तो आप ही के विद्युता पर शक करने लगेगा। तो हम लोग नॉर्मली 40-50 बाल तक समझते हैं कि नॉर्मल है, चलेगा।
फिर भी पेशेंट्स बाल का संबंध सौंदर्य के साथ ऐसा है कि घबरा जाते हैं और वो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो इसके भी बहुत से कारण हैं, जैसा कि मैंने बतलाया, डैमेज हो गया किसी भी कारण से। बहुत से आजकल लोग पर्मिंग करवाते हैं, हॉट ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, उससे भी बाल डैमेज होता है। सफाई नहीं रखते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल देने से या इस तरह से तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। कुछ बीमारियां हो सकती हैं, इंटरनल बीमारी हो सकती है, शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक्सटर्नल बीमारी हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि हमारे बाल झड़ने का कारण हो सकता है। जी जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये सबसे चर्चित क्वेश्चन है, हमारे दर्शक अक्सर हमसे ये पूछा करते हैं कि सनस्क्रीन का उपयोग क्यों ज़रूरी है, SPF का मतलब क्या होता है, इज सनस्क्रीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन? सन स्क्रीन मतलब सन से स्क्रीन, आपके और सन के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया है। क्यों ज़रूरी है पर्दा? क्योंकि सन में बहुत सारी किरणें होती हैं, UVA, UVB, UVC। तो खासकर इसमें कुछ टाइप की किरणें होती हैं जो कि स्किन के लिए हानिकारक हैं। हानि दो तरह का होता है, तुरंत जो दिखता है और लॉन्ग टर्म डैमेज। तो तुरंत दिखने वालों में टैनिंग हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, रेडनिंग हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है। तो नॉर्मली लड़कियों में खासकर, अब तो लड़के भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, तो सन स्क्रीन को यूज़ करना चाहिए। खासकर यदि आप बाहर जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो साइकिल से या पैदल, कॉलेज जा रहे हो, और तो और घर में भी यदि आप रहते हो तो आपको रोशनी जो आती है खिड़कियों से, दरवाज़ों से, उसका भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आपको स्किन सेवर के तौर पर सन स्क्रीन का उपयोग ज़रूरी है। SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन से कितना % प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज P, सन प्रोटेक्शन 15%। मतलब 15% आपको, ये मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो शायद दिक्कत हो समझने में। 30% प्रोटेक्ट कर रहा है, 50%, 55, 60। तो इंडियन जो स्किन है उसमें आप जान लो कि 15% SPF इज़ क्वाइट सफिशिएंट। इसके ऊपर जाने की ज़रूरत जनरली नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जो ज़्यादा, जिनका स्किन सेंसिटिव है, इस तरह का काम करते हैं, जैसे टीवी पर है या स्क्रीन पर है, फिल्म में है, फलाना है, थिएटर में, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उनको हाई प्रोटेक्शन में जाना चाहिए। फिजिकल केमिकल दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं, तो कम्बिनेशन में होता है वो बेस्ट है, जो कि UVA से लेके UVB तक दोनों को प्रोटेक्ट करे। ऐसे भी स्किन डैमेज के कारण आपको और कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, मेलानोमा हो सकता है, सन टैनिंग हो सकती है, बर्न हो सकता है। इसलिए भी क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, ढेर सारी मोटी परतें लगा के खेलते हैं मैदान में। पब्लिक को समझ में नहीं आता है कि मेकअप करके आया है क्या, तो वो जानते हैं, उनको बतलाया जाता है कि सन स्क्रीन आपके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरा इसी क्रम में एक और प्रश्न है कि जैसे लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए तो 2 उंगली के बराबर लगाना चाहिए, ऐसा कोई है कुछ रूल्स वगैरह समथिंग? मैं तो जब भी अपनी पर्सनल में बोलूँ तो मैं निकालती हूँ हाथ के, आई जस्ट पुट ऑन टिप ऑफ माई फिंगर एंड आई यूज़ इट, बट समबडी सेज दैट अगर आप यूज़ करती हैं तो 2 उंगली के बराबर आपको रखना चाहिए, ये मिथ है? पहली बात तो आप जान लो कि सन स्क्रीन बहुत महंगा आता है, साधारण लोगों के रीच से परे है। मुझे अफसोस है कि मैं लिखता हूँ, लेकिन मुझे भी ये फील होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन की हायर पोटेंशियल वाले SPF वाला सनस्क्रीन को कम कोशिश करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड। दूसरा, FTU फिंगर टिप यूनिट कहते हैं, एक जो जोड़ है वहाँ तक आप लो और उसको पूरे एरिया में ये करके नेक पर भी थोड़ा सा फैला दो।
तीसरा कि इसका टाइम पीरियड जो होता है वर्किंग 3 से 4 घंटे या अधिक से अधिक 5 घंटे होता है। तो हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट इसको एडवाइस करते हैं सुबह में नहाने के बाद और दोपहर में टिफ़िन में, ऑफिस में, जहाँ भी हो फुर्सत या स्कूल में, कॉलेज में 1 से 2 बजे के बीच में पानी से डाल के पोंछ लो और फिर से एक लेयर लगा दो, तो वो आपको शाम तक कवर करेगा। तो 2 बार कम से कम लगाना जरूरी है, 1 FTU। और मतलब सनस्क्रीन हम लोग कितने पहले लगा के घर से निकल सकते? 15 से 20 मिनट पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है सर आपसे कि घरेलू जो नुस्खे होते हैं कितने लाभदायक होते हैं, कितने नुकसानदायक होते हैं? क्या चीज़ें हैं जो हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं, ये हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं या बुरे? घरेलू नुस्खों की जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ भी जो एलोपैथी में भी जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वो सब में बेसिक मटेरियल तो वही रहता है, जैसे एलोवेरा है, हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, शिया बटर है, मैंगो बटर है, फलाना है, ढकाना है। तो ऐसे लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कुछ लोग दूध से यूज करते हैं, उपटन लगाते हैं, दही लगाते हैं, फलाना ढकाना, और आज नहीं प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर उचित वे में किसी के बड़े बुजुर्ग के या डायरेक्शन में या इवन डॉक्टर से भी पूछ के आप अगर घरेलू नुस्खों को लगाते हो तो इट मे बी बेनिफिशियल, फ़ायदा करेगा आपको। शादी ब्याह में देखो आप कितना उबटन और ये सब लगाते हैं और रंग काफ़ी निखर कर आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हानिकारक है। जैसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि एलोवेरा है तो हल्दी है तो क्या है, तो गुलाब जल है, हाँ। तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन वो ओकेजनल या इस तरह की, या अगर आपका फाइनेंशियल कुछ वैसा इशू है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फुल बॉडी भी, फॉर स्किन फुल बॉडी कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ना ये आपके व्यवसाय पर डिपेंड करता है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो चलेगा, स्टूडेंट हो तो कुछ भी नहीं करो तब भी चलता है। मैं तो स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं मैं डांट के भगा देता हूँ। तो लेकिन अगर आप शो बिजनेस में हो तो देन यू रिक्वायर इट ऑल द मोर। डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि क्या हर मौसम में स्किन केयर रूटीन बदलना जरूरी होता है? आदमी वही रहता है, मौसम बदल जाता है। मौसम के अनुसार लिबास बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, तो स्किन केयर क्यों नहीं? बिल्कुल। जाड़े के दिनों में, अभी जाड़ा जस्ट गया है, मौसम हवा शुष्क रहती है, चारों तरफ ड्राइनेस रहता है, बारिश नहीं होती है। तो उस स्थिति में आपको स्किन के वेट पोर्शन को, पानी को, हाइड्रेशन को बचा के रखना है, सॉफ्ट एंड सपल। तो आप इमोलिएंट्स होता है, क्रीम्स होते हैं, 3 तरह के क्रीम होते हैं। एक होता है पानी को बचाता है, दूसरा होता है पानी को निकलने नहीं देता है, तीसरा होता है मोटी परत डाल देता है जो कि बाहर भीतर के टच को, कॉन्टैक्ट को बंद कर देता है। तो आपको इस तरह का यूज़ करना है जो कि आपको बाहर से ड्राइनेस नहीं अफेक्ट करे और अंदर का पानी जो है, पोर्शन जो है, ट्रांस एपिथेलियल वाटर लॉस को कम करे। तो इस तरह का आप यूज करो। उसके साथ साथ जाड़े में धूप बहुत तीखी हो जाती है, खासकर यहाँ छोटा नागपुर के पठार पर, तो आपको सन स्क्रीन भी यूज करना है। 15 काफ़ी है। फिर मैं कहूँगा व्यवसाय के अनुसार 30 भी यूज कर सकते हो, 50 भी यूज कर सकते हो। पॉकेट में भी इसके लिए चाहिए। दोनों के फ़र्क में 2-3 गुने का अंतर है प्राइस में। दूसरी बात है हाइड्रेशन का। आप जाड़े में बार बार जैसे पानी इस पर ये करो, और मैं तो जब भी मौका मिलता है बाहर से, क्लिनिक से आया, हॉस्पिटल से आया, एक पानी का छींटा मार लिया। अब बहुत ज़्यादा मैं पोंछता नहीं हूँ, इसको छोड़ दीजिए स्किन पर, हाथ पर, गले पर, चेहरे पर, इस सब बाल पर भी थोड़ा सा ये कर लो तो आपका हाइड्रेशन रहेगा, तो आपका स्किन ठीक रहेगा। गर्मी के दिनों में गर्म से स्ट्रेट सन एक्सपोजर से बचना है। डायरेक्ट कम से कम कोशिश करनी है कि धूप में निकलो आप विदाउट सन स्क्रीन, विदाउट एनी प्रोटेक्शन।
और आपको अप्लाई करना है जो कि आपको ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कम से कम करे, और सन स्क्रीन भी लगाइए। साथ में आजकल तो ओरल भी सन स्क्रीन आ गए हैं, वो भी आप कैप्सूल या टैबलेट यूज कर सकते हो। बरसात के दिनों में तो माशाअल्लाह बारिश ही भगवान ही पानी दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ स्किन के ख्याल से बेस्ट है। जाड़े में हम लोग लोशन देते हैं, गर्मी में क्रीम देते हैं, बरसात में भी लोशन देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन आप ही के उत्तर से निकल कर आया कि ओरल सनस्क्रीन क्या है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ नया है, इवन मेरे लिए भी ये नया है। एंटीऑक्सीडेंट वगैरह है जो कि स्किन को स्ट्रेस से बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से रक्षा करता है और स्किन के हाइड्रेशन को बचा के रखता है। जस्ट लाइक, हालांकि बहुत महंगा है, 40-45 रुपये का एक टैबलेट आता है, एक बार या 2 बार आपको लेना पड़ता है। तो मैं नॉर्मल वे में नहीं एडवाइस करता हूँ। प्रश्नों का सिलसिला तो डॉक्टर साहब के साथ चलता ही रहेगा, लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन है जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही एक क्वेश्चन उनके मन में चलता रहता है कि गर्मियों में होने वाले कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, और अगर कुछ मतलब जो भी है उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको मतलब क्योर करने के लिए। क्योर करने से ज़्यादा ज़रूरी प्रिवेंट करना, बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी आप बोल ही रहे हो, गर्मी मतलब धूप, पसीना, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना है। पसीना बहुत ज़्यादा नहीं हो, हैट लगा के चलो, छाता लगा के चलो, गाड़ी में चलो, स्वेटिंग नहीं हो बहुत ज़्यादा, तो थिक क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करना है, तेल वैसा नहीं लगाना है जो कि सर से भी आ जाए चेहरे पर आपको प्रॉब्लम करे। और सन स्क्रीन को प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए, 2 बार 3 बार यूज़ कीजिए। साथ में ठंडी चीज़ें खाइए, खाने में सैलेड हो, फलाना हो, इस तरह से ज़्यादा गर्म मसाले, तेल, घी से बचिए। जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और ड्रेस भी वैसा पहनिए कि जो कि आपको हीट को या तो रिफ्लेक्ट कर दे या ज़्यादा स्टोर करे नहीं, स्किन तक नहीं पहुंचने दे। और सबसे ज़रूरी है कि बीच बीच में पानी के छींटे लेती रहें, जिससे गर्मी वगैरह हो गया, ये हो गया है तो उससे बचाइश हो। जहाँ तक प्रॉब्लम का सवाल है, सबसे पहले तो सन बर्न होता है एक्सपोजर में, टैनिंग होता है, मतलब देखिएगा चेहरे का रंग या शरीर का रंग जो भी एक्सपोज पार्ट है बिल्कुल कम होते जा रहा है धीरे धीरे। बर्न मतलब कि लाल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दाने आ जाएंगे, उससे तो और भी उसी स्थिति में बचना है। टैनिंग हो गया और बर्न हो गया और डर्मेटाइटिस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया। आप देखते होंगे जो घूमने गए, पुरी गए, गोवा गए, बिल्कुल उधर से स्किन जला के आते हैं, तो उन लोगों को इससे बचना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टाइम के इंटरवल पर सन स्क्रीन यूज़ करना चाहिए, जिससे कि इन सब से बचाइश हो। अगर प्रॉब्लम हो ही जाए तो फिर डॉक्टर से मिलिए, ही विल टेक केयर ऑफ। दूसरा, गर्मी के दिन में आपको फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत तरह के, खुजली जिसको कहते हैं, दांत दिनाए कहते हैं। तीसरे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बालों में हो सकता है, सन में हो सकता है, उनको मिलता है। ये बरसात में भी होता है, गर्मी में भी होता है। इस सबसे सफाई पर ध्यान देना है, इससे दूर रहना है, हवादार जगह में रहिए जिससे इनको मौका नहीं मिले पनपने। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि सेंसिटिव स्किन है जिनके, या ऑयली स्किन है जिनके, ड्राई स्किन है, वो क्या खाए, क्या करे जिसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑयली स्किन की वजह से एक्ने हो जाता है, या सेंसिटिव स्किन की वजह से बर्निंग सेंसेशन होते हैं, कुछ भी अलग क्रीम लग। ड्राई वालों का तो क्या खाएं जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? सेंसिटिव स्किन अलग चीज़ है, ड्राई एंड ऑयली स्किन अलग चीज़ है। ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र लगाना है, ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र से, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र से दूर रहना है। नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र लगाना है जिससे कि दाने नहीं बढ़े, प्लस सन स्क्रीन लगाते रहना है। सेंसिटिव स्किन से मतलब है कि धूप में गए तब लाल हो गया, ये दाने हो गए, कोई दवा लगाई या कोई क्रीम लगाया अपने मन से तो कुछ प्रॉब्लम हो गया। एटोपिक मतलब कि अगर प्रोन है एलर्जी से, इस तरह एटोपिक स्किन, एटोपिक पर्सन है तो उसमें दाने आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, लाल हो जाता है। तो उन लोगों को इधर उधर की दवाएं से और
क्रीम से, लोशन से बच के रहना चाहिए। एक स्टैंडर्ड डॉक्टर से मिलके पूछ के जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हो उनके स्किन के अनुसार उसको फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है तो मैंने पहले कहा है कि जंक फूड से आप बिल्कुल दूर रहो। मैं पेशेंट को समझाता हूँ चाइनीज़, इटालियन, इंडियन में पराठा, पूरी, कचौड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा, नेपाली मोमोज और छोटा नागपुरी, धुसका और पानी पूरी, बर्रा, इस सब से भी आप दूर रहो तो आपका स्किन अच्छा रहेगा। कोई कारण नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगा आपको। दैट्स ऑल। क्या खाएं डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए। रोटी, भिंडी, पालक, परवल, चावल, दाल, गोभी, साग, सलजम, ककड़ी, फल, गाजर, मूली, कमी है खाने की। डॉक्टर साहब मेरा अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो कि कॉस्मेटिक काम करते हैं, जैसे पील कर दिया या फेशियल मसाज कर दिया, इस तरह की चीज़ें, हल्की फुल्की चीज़ें, वो ट्रेंड कहीं से ट्रेनिंग लेके या सीख के आ गए। दे आर नॉट डॉक्टर्स एक्चुअली दे आर नॉट डॉक्टर्स। डर्मेटोलॉजिस्ट हुए जो कि पढ़ाई करके आए, इंटर्नशिप किया, पीजी किया, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद वो कम से कम 5-10 साल पढ़ने के बाद वो डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं। वो सभी तरह का आपके स्किन के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। प्लस उनके साथ हॉस्पिटल में कॉस्मेटोलॉजी के बारे में भी बातें होती हैं, बतलाया जाता है, मशीन्स एंड टूल्स सिखाया जाता है, तो वो सारा काम वो कर सकते हैं। दे आर डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन लॉजिस्ट। कॉस्मेटो मीन्स सौंदर्य विशेषज्ञ। They are not actually doctors. They shouldn't be taken as doctors. मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे कि एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है? ये सिर्फ सिर के बाल के त्वचा पे ही ये मतलब इफेक्ट करता है या कहीं और भी कर सकता है? एलोपेशिया एरियाटा, एलोपेशिया मीन्स लॉस ऑफ हेयर, एरियाटा मीन्स एरिया वाइज। तो पैची लॉस ऑफ हेयर इज कॉल्ड एलोपेशिया एरियाटा। ये आपको सर पर हो सकता है, आईब्रोज में हो सकता है, मॉस्टेच में हो सकता है, बियर्ड में हो सकता है, शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है। ये जनरली अपने से कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन लोग घबराते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर से मिलते हैं। इलाज के बाद भी अधिकांश मामलों में यदि बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं हो तो ठीक हो जाता है। ये फैल के आपको पूरा इस पर सर पर जा सकता है, जिसको कि एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं और टोटैलिस कहते हैं, और पूरा शरीर में बाल गिर जाते हैं, दैट इज यूनिवर्सैलिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी इसकी तब्दील हो सकती है, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। जो भी हो आप डॉक्टर से मिलिए, वो इलाज करेंगे, जनरली ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद। इसका कारण का जहाँ तक सवाल है तो क्लियर कट नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यूनिटी होती है। इट में बी एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेज लाइक थायराइड हुआ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हुआ, स्किन का कंडीशन हो गया, जैसे मैंने कहा फंगल इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टिव में जैसे सिफिलिस वगैरह में भी एलोपेशिया हो जाता है, पैची एलोपेशिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कभी कभी दवा से हो जाता है, जैसे कीमोथेरेपी कैंसर में यूज़ करते हैं। नोवालुवीमैब आजकल नया एक आया है, उसको यूज़ करने से उसमें हो जाता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है और जो हम लोग पोल्यूशन है और जो हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, भगवान मालिक है, हम लोग क्या सही खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी को जन्म देती हैं, और एक बार हो गया तो इसको बढ़ावा देती हैं, जल्दी ठीक नहीं होने देती हैं। लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, इसका इलाज करवाना है। जनरली मैं फिर से कहूँगा ये ठीक हो जाता है। इसमें लोकल हल्का स्टेरॉइड देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं, खाने के लिए दवा देते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोशन देते हैं, दवा भी ओरल भी दे सकते हैं, और इट रिस्पॉन्ड्स एंड
normally it gets cured for a while and for always. किसी में कुछ दिन बाद फिर से थोड़ा रिपीटिशन हो सकता है और बहुत सारे मामलों में हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। मतलब हमें मतलब जो आपने बताया कुछ केसेस होंगे जो नहीं ठीक होते हैं, बट मतलब 80 to 90% हम बोल सकते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। 90% 95% ठीक हो जाते हैं। जी। मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि ज़्यादा मोबाइल हो या लैपटॉप हो या फ़ोन हो, उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करने से स्क्रीन पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? ये एक ऐसा चीज़ है जो कि आजकल बहुत प्रिवेलेंट है बच्चों में, और नए जो काम कर रहे हैं आजकल सारा 24 घंटा में से हमको लगता है 16-17 घंटा मोबाइल और लैपटॉप पर है। इसके बिना उनका काम भी नहीं चलेगा। जो CA जो कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ज़रूरत से ज़्यादा आप करोगे तो स्किन पर असर पड़ना लाजमी है। जैसे मैंने कहा सन एक्सपोजर से बचिए, तो सही एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से भी बचिए। स्क्रीन पर सेवर लगाइए, आप अपने भी आँखों को प्रोटेक्ट कीजिए UV रेज से। फलाना बहुत तरह की उससे रेज निकलती है, और कोशिश के बीच बीच में आप गैप लीजिए। 1 घंटा काम किया, 5 मिनट अपना गैप लिए, ककम्बर का ये लगाया, पैच लगाया, किया, या कुछ भी ठंडा पानी के छींटे मारे, आंख बंद करके बैठ गए, सामने में पैरेलल रेज में देखें इन्फिनिटी को, उससे आपको आंखों को रेस्ट मिलेगा, स्किन को भी रेस्ट मिलेगा, और आप हमेशा सन स्क्रीन लगाकर ही स्किन पर जाएं। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। नहीं तो अदरवाइज़ आपका स्किन जल्दी एजेड हो जाएगा, पता आपको नहीं चलेगा, लाइंस आ जाएंगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी, डार्कनिंग हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। बेटर टू अवॉइड इट एंड टू रिड्यूस इट, क्या कि यू कांट अवॉइड टोटली, बेटर टू रिड्यूस इट। और खूब सारा सैलेड खाएं, एंटीऑक्सीडेंट खाएं, जिससे कि आपका अंदर से भी और बाहर एक्सरसाइज करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट रहें, तब आपका असर इसका कम से कम होगा। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे कि आजकल लेज़र ट्रीटमेंट और स्किन पीलिंग जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कितने सुरक्षित और असरदार होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल सभी के दिलो दिमाग में यही छाया रहता है, आते तो हैं डॉक्टर के पास, लेकिन डरे हुए, सहमे हुए। सर मेरा लेज़र ट्रीटमेंट कर दीजिए। मैंने कहा क्यों कर दूं लेज़र ट्रीटमेंट? नहीं, मुझे स्किन खराब हो गया है, गड्ढे हो गए हैं, झाइयाँ हो गई हैं, फलाना हो गया है। तो पहली बात। सेकंड कैटेगरी बहुत ख़राब है, ये है जहाँ मैंने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ प्रोसीजर करेंगे, केमिकल पीलिंग करेंगे, MDA करेंगे, माइक्रोडर्म एब्रेजन मशीन से करते हैं, या PRP करेंगे जिसमें ब्लड निकाल के उसका कॉन्सेंट्रेट करके फिर से फॉर्म डालते हैं स्किन में, या लेज़र करेंगे। नहीं सर, हमको तो नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना? बहुत डर लगता है। तो बेंगलोर से आई है लड़की, दिल्ली से आई है, और उसको डर लगता है। तो मैंने पूछा तुम कैसे आए हो? तो फ्लाइट से आए। तो क्यों, क्रैश हो जाता तब रास्ते में? ट्रेन से आना चाहिए या बस से आना चाहिए? तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की या डरने की। ये स्किन को देखकर उसके अनुसार पेशेंट के हिसाब से किया जाता है, जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब किया जाता है, और इसके रिजल्ट्स। बट आप एक बात जान, लेज़र इज़ द लास्ट रिसोर्ट। उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, केमिकल पील है, बहुत तरह के केमिकल पील हैं, MDA है, उसके बाद MNRF है, फिर PRP है, तब जाकर लेज़र आता है। तो घबराने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आप पैदल छोड़ के साइकिल और स्कूटर और ऑटो और गाड़ी से चलते हो, समझ लो आप वहीं से। फॉर ए बेटर रिजल्ट, फॉर ए क्विक रिजल्ट, फॉर योर बेनिफिट, दिस इज़ नॉट टू हार्म यू, दिस इज़ जस्ट टू अपग्रेड योर फीलिंग, योर इन्हेंसमेंट, दैट्स ओनली फॉर यू, नॉट टू हार्म। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि त्वचा को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या करें? आपका प्रश्न सुनकर मुझे कुछ हंसी आ रही है कि सभी लोगों को पता है कि क्या करें और क्या खाएं, लेकिन करता कोई नहीं है।
क्या करें? एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, टहलिए, सुबह टहलिए, रात टहलिए, शीर्षासन, ऐसा काम कीजिए जिससे कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ हो, फेस की तरफ हो। आप योगा कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को आपको इम्प्रूव करना है, वेट गेन को घटाना है, होने नहीं देना है वेट गेन। नेचुरल चीज़ें खाइए, आपको कोई दवा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, और शरीर को, दिमाग को और स्किन को रेस्ट दीजिए। जैसा मैंने कहा, स्क्रीन टाइम कम से कम रखिए। लोग सुबह में उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात में सोने जाते हैं, देख कर जाते हैं किसको किसको जवाब दिए, कौन बचा हुआ है। इससे बचिए, ये करने पर हो गया। खाने का जहाँ तक सवाल है, मैंने अभी कह चुका हूँ मैं कि नेचुरल चीज़ें खाइए, हरी पत्ती खाइए, सब्जी खाइए, फ्लूइड लीजिए पूरा, जिससे ये रहे, हाइड्रेशन रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रहे। धूप में एक लिमिट तक ही जाइए, थोड़ा लिमिट तक जाइए, वो स्किन के लिए अच्छा है। विटामिन डी बनेगा और भी बनेगा, सब कुछ है, हड्डी मजबूत होगी। लेकिन ज़्यादा उसको एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन अवॉइड कीजिए। डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स जितना मैंने जंक फूड का, ये सब से बचिए। दवा वगैरह लेने में भी सावधानी बरतिए। ऐसा नहीं हो कोई चीज़ ले लीजिए जिसका रिएक्शन हो, जिसको आपको पता है नहीं लेना है, मना किया गया है आपको। तो इन सब उपाय को करके और अपने को एक्टिव रहिए एंड बी पॉजिटिव। मैं हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव चीज़ों को मन में नहीं आने दें। एज इज़ जस्ट ए नंबर, जस्ट ए काउंट। तो इसको भूल कर आप एक्टिव रखिए, हमेशा नया नया कुछ सीखते रहिए, दिमाग को एक्टिव रहिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर वाई लाल। मुझे लगता है दर्शकों को बाल और त्वचा से जुड़े आम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, हमें ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।